नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद वशिष्ठ एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, एसएसटी टीचिंग मेथड की बहुत ही ज़बरदस्त कक्षाएं हमारी चल रही हैं और उन कक्षाओं में काफ़ी आनंद भी हमें आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसी आनंद को बरकरार करते हुए आइए पिछले टॉपिक को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, अपन पढ़ रहे थे श्रव्य दृश्य सामग्री, यही पढ़ रहे थे हम। और इसके अंदर हम अब तक श्रव्य पढ़ चुके हैं और दृश्य सामग्री पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अंतिम सामग्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। अब श्रव्य दृश्य क्या होता है, तो पहले तो ये समझें कि यह सामग्री दिखाई व सुनाई देती है। मतलब इसमें जो भी कंटेंट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, मटेरियल्स आते हैं, वो दिखाई भी देते हैं और वो सुनाई भी देते हैं। दूसरी बात, यह सामग्री छोटी और बड़ी दोनों स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह सामग्री छोटी और बड़ी दोनों स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मतलब ये जो ऑडियो विजुअल ऐड है, दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं, और दूसरा छोटी बड़ी दोनों स्तर की कक्षाओं के लिए यूजफुल माने गए। अब साहब बात आती है इसके एग्जांपल्स की, वो कौन कौन से उसकी बात हम करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखें, इसके उदाहरण अगर हम लें तो सबसे पहले आएगा टीवी यानी कि टेलीविजन। टीवी यानी कि टेलीविजन। अब टीवी टेलीविजन में हमें क्या याद रखना है वो देखिएगा। टीवी या टेलीविजन की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब ये टीवी जो है इसे इडियट बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में मूर्खों का डिब्बा भी कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, टीवी यानी कि टेलीविजन को इडियट बॉक्स या मूर्खों का डिब्बा भी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने हो जाएगा कंप्यूटर। दूसरा आपके सामने हो जाएगा कंप्यूटर, जिसके जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज को इसका जनक माना जाता है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों बात इतनी सी है, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर के ऊपर आकर के जब बात रुकती है तो वो बात क्लियर करी जाती है कि कंप्यूटर भी एक दृश्य श्रव्य सामग्री माना जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन, इसके अलावा कठपुतली खेल, इसके अलावा सिनेमा, इसके अलावा यूट्यूब, इसके अलावा
डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और नंबर 8 पर आएगा नुक्कड़ नाटक। क्लियर है? तो ये टोटल 8 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि ऑडियो विजुअल एड के अंदर आती है। टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, इसके अलावा साहब आपके ये स्मार्टफोन आ गया, कठपुतली खेल आ गया, सिनेमा आ गया, यूट्यूब आ गया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और नुक्कड़ नाटक। इनमें से ये जो नुक्कड़ नाटक है ये जन जागरूकता से संबंधित, ये जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम माने जाते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सारी चीजें जो है ये इसके अंतर्गत आती हैं। फटाफट से इसे क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। चलिए जी, अब साहब हमने ये तो पढ़ लिया कि सहायक सामग्री जो होती है उसे अगर परंपरागत तरीके से बांटा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार निकलते हैं, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक या प्रौद्योगिकी के आधार पर, आधुनिक या प्रौद्योगिकी के आधार पर जो सहायक सामग्रियां हैं उसे कितने प्रकारों में बांटा जाएगा? तो ध्यान रखना, आधुनिकतम या प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री को सिर्फ 2 प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में बांटते हैं? 2 प्रकारों में। सबसे पहले नंबर 1, प्रक्षेपित सामग्री, और नंबर 2 अप्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल्स और नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल्स। ये 2 प्रकार की सामग्री मानी जाती है। एक बात ध्यान रखना कि प्रक्षेपित सामग्री में वो सभी प्रकार की सहायक सामग्री आ जाएंगी इनके प्रदर्शन हेतु, इनके प्रदर्शन हेतु यंत्र, मशीन और उपकरण आवश्यक है। ठीक है? मतलब प्रक्षेपित सामग्री में वो सामग्री आती है जिनको दिखाने के लिए हमें या तो कोई यंत्र चाहिए, कोई मशीन चाहिए या उपकरण की आवश्यकता होगी। जबकि अप्रक्षेपित सामग्री को बिना किसी यंत्र, मशीन, उपकरण की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? यानी कि प्रक्षेपित सामग्री जो है उसके प्रदर्शन के लिए यंत्र, मशीन, उपकरण चाहिए होते हैं, और अप्रक्षेपित सामग्री के लिए हमें यंत्र, मशीन, उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट अपन उसको दिखा सकते हैं। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रक्षेपित सामग्री। अब प्रक्षेपित सामग्री के उदाहरण क्या क्या आएंगे? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ओवर हेड प्रोजेक्टर है। क्लियर है? इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके स्लाइड है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसीज हैं, इसके अलावा आपके डायस्कोप है,
या फिर एपिडाइस्कोप है, सीडी वगैरह है, डीवीडी है, वीसीआर है, इन सब के लिए अपने को यंत्र, मशीन और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट इनका प्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता। तो इनके प्रेजेंटेशन के लिए चूंकि हमें यंत्र, मशीन, उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अप्रक्षेपित सामग्री की। अब अप्रक्षेपित सामग्री कौन कौन सी है जिसके लिए यंत्र, मशीन, उपकरण की आवश्यकता नहीं है? जैसे कि नंबर 1 चार्ट, मॉडल, नक्शे, पोस्टर, शामपट। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप पत्र पत्रिकाएं या मैगजीन, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, ये सब चीजें। अब ये सारी की सारी अप्रक्षेपित सामग्री है। इनको प्रक्षेपित रूप में दिखाना के लिए यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको डायरेक्ट यूज में लिया जा सकता है। चार्ट हो गया, आपके मॉडल हो गया, नक्शे हो गए, पोस्टर हो गए, शामपट हो गया, मैगजीन हो गई, समाचार पत्र हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गई, सब किस में आती है? अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत इनको रखा जाता है। क्लियर है? फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब साहब यहां पर आकर के हम कह सकते हैं कि जो सहायक सामग्रियों वाला कंटेंट है, ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? ये होता है यहां आकर के समाप्त। और अब हम जिस कंटेंट की चर्चा करने जा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, वो है मापन व मूल्यांकन। अब हम इस कंटेंट की चर्चा करने जा रहे हैं, मापन और मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट और इवेल्युएशन। असेसमेंट और इवेल्युएशन, ये है साहब असेसमेंट और इवेल्युएशन। ये दो शब्द अंग्रेजी पर्याय हैं इनके, मापन और मूल्यांकन। ये चीज क्या है, इसको सही तरीके से समझ लो तो मेहनत करने की यानी कि बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक आउटपुट मिल जाएगा। मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट। देखो, मापन जो है इसका मतलब है अंक प्रदान करना या मात्रा का निर्धारण करना। क्लियर है? अंक प्रदान करने की प्रक्रिया या मात्रा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। जबकि मूल्यांकन गुण या मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मापन जो है इसमें सिर्फ अंक प्रदान किए जाते हैं और ये मात्रा का निर्धारण करता है, जबकि मूल्यांकन गुण और मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया मानी जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि साहब मुझे 1 किलोग्राम चावल देना, तो ये तो क्या हो जाएगा? मापन, क्योंकि ये सिर्फ क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि 1 किलो चावल देना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 किलोग्राम
बासमती चावल देना, तो फिर भैया ये हो जाएगा मूल्यांकन। ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि कौन से चावल देने की बात हो रही है? बासमती चावल देने की बात हो रही है। क्लियर है? तो सिर्फ क्वांटिटी बताएगा तब तो मापन है, और क्वालिटी भी बताएगा तब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। एक एग्जांपल और देता हूं, 5 साड़ियां 2, ये क्या होगा? मापन। क्योंकि कितनी साड़ियां ले रहा है? 5, सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं कि 5 कोटा डोरिया साड़ी 2, तो ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, 5 साड़ियां देने के लिए कह रहा है तब तो मापन है, और 5 कोटा डोरिया साड़ी देने के लिए कह रहा है तो मूल्यांकन है, क्योंकि वो क्वालिटी इंडिकेशन दे रहा है। कोटा डोरिया साड़ी चाहिए भैया अगले को। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मापन और मूल्यांकन ये एक वाइड कंसेप्ट है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी दोनों में काफी कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। वो अंतर क्या हो सकता है वो हम जानेंगे, लेकिन अगले पेज पर। तो फटाफट से इसको आत्मसात करें, फिर अगले पेज पर आते हैं। अब सुनो, जैसे हम एक तरफ मापन कर दें और एक तरफ मूल्यांकन कर दें, तो फिर दोनों में काफी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। हां, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन फिर भी अंतर देखने को मिल सकता है। वो क्या अंतर हो सकता है उसको देखिए। जैसे कि पहला अंतर बताएं, इसका संप्रत्यय संकुचित होता है। किसका संप्रत्यय संकुचित होता है भैया? मापन का। यानी कि मापन छोटा होता है, जबकि इसका संप्रत्यय व्यापक होता है। किसका संप्रत्यय व्यापक होता है? मूल्यांकन का संप्रत्यय व्यापक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस बात को आप समझो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है विद्यार्थी मित्रों? ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि साहब ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसका मूल आधार क्या है, इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, ये बताने की इसमें कोशिश हो रही है। और जब यही बताने की कोशिश इसमें हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि छोटा और बड़ा पक्ष किस ओर जा रहा है। छोटा और बड़ा पक्ष किस ओर जा रहा है, क्योंकि ये चीज आपको कहीं ना कहीं आगे भी दिक्कत दे सकती है। तो मापन और मूल्यांकन की बातें जब जब भी होंगी, मापन और मूल्यांकन की बातें जब जब भी होंगी, तब तब आपको इन चीजों से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार नहीं बदलेंगे। और ये कंसेप्ट अगर बार बार नहीं बदलेंगे तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आएगी विद्यार्थी मित्रों। और उस परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन वाले कंसेप्ट का ही चुनाव करना होगा। तो दूसरी चीज हम देखें तो मापन यह केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? मापन। जबकि मूल्यांकन यह मूल्य या गुण प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्लियर है? तो भैया दो बातें पता चल गई, मापन छोटा है, मूल्यांकन बड़ा। मापन में सिर्फ अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में मूल्य और गुण दोनों प्रदान किए जाते हैं। तीसरी चीज, यह केवल परिमाणात्मक या
मात्रात्मक होता है। यह केवल परिमाणात्मक या मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। क्लियर है? यानी कि मापन जो है वो केवल परिमाणात्मक या मात्रात्मक है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक भी है प्लस गुणात्मक, दोनों, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ है, दोनों चीजें उसमें नजर आती है। इसके अलावा यह केवल, यानी कि मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। मापन केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जबकि मूल्यांकन यह ज्ञानात्मक कॉमा भावात्मक कॉमा क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होता है। तीनों पक्षों से संबंधित होता है। मतलब मापन जो होगा, जब अपन किसी चीज का मापन करते हैं तब तो वो केवल ज्ञानात्मक फील्ड दिखाता है, जबकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के दो पहलू होने के बावजूद भी दोनों डिफरेंस है। फटाफट इस चीज को क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब साहब अपन अगला अंतर करें तो अगला अंतर जो है वो ये है कि मापन कम समय में पूर्ण हो जाता है। मापन जो है ये कम समय में पूर्ण हो जाता है, जबकि मूल्यांकन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि मूल्यांकन जो है वो लगातार चलते रहेगी, जबकि मापन कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मापन औपचारिक परिस्थितियों से संबंधित होता है। मापन क्या है? केवल औपचारिक परिस्थितियों से संबंधित होता है, फॉर्मल सिचुएशंस से रिलेटेड होता है, जबकि मूल्यांकन यह औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों से जुड़ा होता है। यानी जब अपन किसी का मापन करते हैं तो ये मान के चलिए स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कर लिया, स्कूल के अंदर मापन हो गया, कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटी में। लेकिन साहब ये जो मूल्यांकन है ये स्कूल में भी होता है तो घर पर भी होता है, मतलब दोनों परिस्थितियों के अंदर मूल्यांकन देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मापन के द्वारा भविष्यवाणी संभव नहीं है। मापन से अपन किसी बच्चे के बारे में फिक्स ये नहीं कह सकते कि आगे जाके क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मूल्यांकन से काम हो सकता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी संभव है। समझ गया? समझ में आ रहा है आपको? यानी कुल मिलाकर के मापन से अपन फिक्स नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मूल्यांकन से जरूर पता चल जाता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा मापन केवल
पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, मापन केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। ये बातें अगर आपको ध्यान रह जाती है विद्यार्थी मित्रों मापन और मूल्यांकन की, तो कहीं पर भी कोई भी आपको डिफीट नहीं दे सकता किसी भी एंगल पर। ये मान के चलिएगा विद्यार्थी मित्रों आप तो फटाफट से जल्दी से इन कंसेप्ट्स को एक बार क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने, अब कुछ सितारे बिंदु और बता देता हूं। मापन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मापन और मूल्यांकन क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड और एक टेल। दूसरा, मापन और मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, एक के साथ में दूसरा तो होगा ही होगा। इसके अलावा टिप्पणी कह सकते हैं मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तित्व मापन से, मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तित्व मापन से लिया गया है। क्लियर है? मतलब तीन बातें मैंने आपको बताई, ये कभी कभी एग्जाम में सीधे तरीके से पूछ ली जाती है कि साहब मापन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मापन और मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक हैं, मूल्यांकन को प्रत्यक्ष संबंध अगर हम देखें तो व्यक्तित्व मापन से होता है। इसका मूल उद्देश्य है व्यक्तित्व का मापन करना। किसका? मूल्यांकन का, संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो फटाफट से इसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब एक परिभाषा बता रहा हूं जो एग्जाम में आपके काफी हेल्पफुल रहेगी। राइट स्टोन के अनुसार ये कहता है कि मूल्यांकन मापन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। राइट स्टोन कहता है कि मूल्यांकन मापन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों, ठीक है ना? इसके अलावा एडलर नामक व्यक्ति कहता है कि मूल्यांकन बालक तथा बालिकाओं की योग्यता निर्धारण की क्रिया है। योग्यता निर्धारण की क्रिया है। क्लियर है? तो भैया दो परिभाषा देखी हमने। राइट स्टोन तो ये कहता है कि मूल्यांकन मापन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है और बार बार ये परिभाषा एग्जाम में आती है। एडलर कहता है कि मूल्यांकन बालक और बालिकाओं की योग्यता निर्धारण की क्रिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और एक स्टीवेंसन कहता है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की
प्रक्रिया ही मापन है। यह ध्यान रखना, क्लियर है। स्टीवेंसन कहता है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अगर आप अंक प्रदान कर रहे हो तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। तो तीन बातें, तीन परिभाषाएं मैंने आपके सामने रख दी। जो व्यापक स्वरूप की बात करता है वो राइटस्टोन है, जो योग्यता निर्धारण की बात करता है वो एडलर है, और जो निश्चित स्वीकृत नियमों की बात करता है वो कौन हो जाएगा, स्टीवेंसन। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगली परिभाषा है रैमर्स और रूमल के अनुसार। रैमर्स और रूमल क्या कहते हैं वो समझो। रैमर्स और रूमल कहते हैं कि मापन से यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी है, जबकि, यानी कि ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल बात ही कर रहे हैं, ये भी फैक्चुअल बात के ऊपर ही आ रहे हैं कि मापन से तो ये ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। क्लियर है। यानी कि एक से तो पता चलता है क्वांटिटी और एक से पता चलती है क्वालिटी। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं। फटाफट से इस परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, अब अपन बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। सामान्य वाली वो नहीं, मूल्यांकन गुण नहीं, मूल्यांकन गुण अलग आएंगे। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता वो अलग है, इसको समझो आप। तो मूल्यांकन की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो यह है कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये नॉन स्टॉप लगातार चलती रहती है। इसके अलावा एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि एक कंसेप्टिव बेस पे देखा जाए तो एक बड़ी प्रोसेस इसको माना गया। इसके अलावा यह उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मूल्यांकन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। इसके अलावा सहकारी प्रक्रिया है, मतलब आपस में सहयोग के माध्यम से ही इसके अंतर्गत सीखा जाता है। इसके अलावा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कहीं ना कहीं अंतःक्रिया इसमें होती रहती है। और इसके अलावा लास्ट यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो मूल्यांकन की कुछ सामान्य विशेषता हमें पता चली, जैसे कि साहब एक तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलती है। एक व्यापक प्रक्रिया है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अलावा एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है और एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखिए, अब बात आती है, अगर मैं कहूं कि साहब मूल्यांकन के प्रकार, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जीवन में मूल्यांकन हमेशा दो ही प्रकार का होता है, परिमाणात्मक
और गुणात्मक। ये ध्यान रखना खाली, जब भी वो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको आंसर बिना विचलित हुए यही देना है कि मूल्यांकन सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक तो परिमाणात्मक होता है और दूसरा गुणात्मक होता है। ये ध्यान रखना। लेकिन जब वो एग्जाम में ये पूछे कि सतत व समग्र मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, सतत और समग्र मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो फिर आपको आंसर देना है कि 3 प्रकार का होता है सीसीई, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन। एक तो होता है पदस्थापन मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, और एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखना, मूल्यांकन के प्रकार पूछे तब तो आपको मात्रात्मक और गुणात्मक यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक बता देना है। लेकिन जब वो पूछे सतत समग्र मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, सीसी कितने प्रकार का होता है, तो फिर आपको आंसर देना है विद्यार्थी मित्रों कि सीसी 3 प्रकार का होता है। पदस्थापन मूल्यांकन ये प्रारंभ में लिया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन ये सबसे अंत में लिया जाता है, और रचनात्मक मूल्यांकन बीच में लिया जाता है, शिक्षण के दौरान लिया जाता है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब बात आती है कि साहब आदर्श मूल्यांकन के गुण कौन कौन से होते हैं। एक आदर्श मूल्यांकन में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आदर्श मूल्यांकन के अंदर एक तो होती है साहब वैधता, एक साहब होती है विश्वसनीयता, एक होती है विभेदकारिता, एक होती है व्यावहारिकता, एक होती है गतिशीलता, एक होती है वस्तुनिष्ठता, एक होती है निदानात्मकता। इन क्वालिटीज को देखिए आप, जब वो पूछे कि आदर्श मूल्यांकन में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है, तो आपको जो बातें उसके अंदर बतानी है वो है कि साहब एक तो उसके अंदर वैधता का गुण होना चाहिए, एक विश्वसनीयता का होना चाहिए, विभेदकारिता का होना चाहिए, व्यावहारिकता की क्वालिटी होनी चाहिए, गतिशीलता गुण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए और निदानात्मकता का गुण होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक आदर्श मूल्यांकन के गुणों में आती हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फटाफट इसको क्लियर करो, आत्मसात करो, फिर अगले पेज पर इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस सभी क्वालिटीज के अंदर से अगर हम एक एक क्वालिटीज उठा के अध्ययन करते हैं तो उन क्वालिटीज के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानूंगा वस्तुनिष्ठता को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। यानी कि सभी क्वालिटीज को जब इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए तो वो क्वालिटी जिस नाम से जानी जाएगी वो वस्तुनिष्ठता का गुण माना जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, वस्तुनिष्ठता के नाम से वो विद्यार्थियों जानी जाएगी। क्लियर है? तो विद्यार्थी मित्रों, इन गुणों की चर्चा हम आज नहीं बल्कि करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।